हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए साइंस सब्जेक्ट का अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 8 है। और चैप्टर नंबर 8 को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 8 क्या है, क्या नाम है इसका, देखते हैं और आज इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8, इसका क्या नाम है? इसका नाम है गति के नियमों पर विभिन्न मॉडल। ये चैप्टर नाम है आपके विभिन्न मॉडल। ये चैप्टर का नाम है आपके, और इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, गति के नियमों पर विभिन्न मॉडल। और एक बात विशेष है कि अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा और फिर धीरे धीरे आपको वीडियोस का जो समझाना बताना समझ में आएगा, तो अपने आप और वीडियोज आप देखते रहेंगे। तो प्लीज देखते हैं तो सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियोस देखें। क्या कहता है? गति के नियमों पर आधारित विभिन्न मॉडल। ये चैप्टर नंबर 8 है। तो क्या है इसका मतलब? वैसे तो हम गतियों के बारे में हम पिछले वीडियोज में आप लोगों को गति के नियम पढ़ाए हैं, जिसमें आपको स्थानांतरित गति को बताया था। स्थानांतरित गति हम लोग पढ़े थे, और स्थानांतरित गति के साथ हम लोगों ने दूसरी गति क्या पढ़ा था? घूर्णन गति। ये घूर्णन गति, रोटेशन मोशन, ये भी पढ़ लिया था। तो पिछले वीडियोज में हम लोगों ने स्थानांतरित गति और घूर्णन गति इसको पढ़ा था। स्थानांतरित गति क्या होती है? स्थानांतरित गति क्या होती है? जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो उसे ही स्थानांतरित गति कहते हैं। घूर्णन गति क्या होती है? जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर निरंतर घूम रहा होता है चारों तरफ, तो इसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पंखे की गति, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति, लट्टू की गति, ये सब घूर्णन गति के उदाहरण हैं। लेकिन हमें ये सब नहीं पढ़ना। आज हमें गति के नियमों पर आधारित विभिन्न मॉडल जो चैप्टर में दिया गया है, जो जिस गति के बारे में, उसी गति को पढ़ना है। और वो गति है, उस गति का नाम है दोलन गति। ये ही पढ़ना है हम लोगों को, दोलन गति। हम लोगों को दोलन गति पढ़ना है। दोलन गति क्या होती है? दोलन गति के बारे में आपने सुना होगा और दोलन गति के उदाहरण देखा होगा। जो आप लोगों ने देखा होगा, जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है घड़ी का, वो कैसे चलता है, कैसे नाचता है, इस तरह से अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ इस तरह से धीरे धीरे नाचता रहता है। आपने देखा होगा झूला किस तरह से चलता है। झूला अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ किस तरह से चलता है? जैसे माध्य स्थिति अगर उसकी ये माध्य स्थिति है, तो माध्य स्थिति के दोनों तरफ झूला इस तरह से चलता रहता है। आपने ये देखा होगा झूले पे। और अगर कोई पत्थर किसी डोर में बांध दिया जाए और ऐसे ऐसे हम लटका रहे हो उसको, तो वो इस तरह से ऐसी कंडीशन में वो चलेगा। और इस तरह से अलग अलग कंडीशन में वो ऐसे एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित रास्ते पर वो ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो गति है, इस गति को हम क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। दोलन गति की परिभाषा क्या होती है? यदि कोई वस्तु
यदि कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति, ये माध्य स्थिति, ये बीच वाली स्थिति, इसी स्थिति को माध्य स्थिति कहते हैं। यदि कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर समान दूरी पर विस्थापन करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे झूला, झूला में क्या होता है आपने देखा होगा, झूले पे झूला भी होगा और इस तरह से कोई बैठने पे माध्य स्थिति के दोनों तरफ वो लेके चलता है और दोनों तरफ बराबर दूरी पर विस्थापन करता है। घड़ी का पेंडुलम भी इसी तरह से चलता रहता है। सिलाई मशीन की जो सुई होती है वो भी अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ बराबर दूरी पे चलती रहती है। तो दोलन गतियों में आपने देखा होगा पेड़ के पत्ते, टहनियां, वो भी अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ ऐसे ऐसे एक बराबर दूरी पे चलते रहते हैं। तो ये सब जितने भी गतियां होती हैं इसे हम माध्य दोलन गति कहते हैं। तो दोलन गति की परिभाषा से आप क्लियर हो गए होंगे। क्या कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर बराबर विस्थापन में गति करती है तो इस गति को हम दोलन गति कहते हैं। अच्छा, दोलन गति के बाद से इससे संबंधित कुछ और परिभाषाएं आती हैं जो कि होता है, जिसे कहते हैं दोलन काल। इसे कहा जाता है दोलन काल या आवर्त काल, इसे आवर्त काल भी कहा जाता है। दोलन काल या आवर्त काल, इसे पीरियोडिक टाइम भी कहते हैं, पीरियोडिक टाइम भी कहा जाता है। तो दोलन काल या आवर्त काल क्या होता है? कोई भी दोलन करती हुई वस्तु या चक्कर लगाती हुई वस्तु अपने एक पूरा चक्कर करने में जितना समय लेती है, एक पूरा चक्कर करने में जितना टाइम लेती है उसे उसका हम दोलन काल कहा जाता है। जैसे यही वस्तु है, मान लीजिए इस पोजीशन से ये चलना स्टार्ट करती है, यहां से चलना स्टार्ट करती है। तो यहां से ये चली, ऐसे चली, यहां पहुंची, यहां से आने के बाद से यहां आई, फिर यहां आ गई। तो यहां से ये चलना प्रारंभ हुई थी, ये ऐसे और ऐसे चल के फिर यहां चली आई इस बिंदु तक। इस इतना चलने में वो जितना समय लेती है वही समय इसका क्या कहलाता है? आवर्त काल कहलाता है, पीरियोडिक टाइम कहलाता है। इसी तरह से जो घड़ियां होती हैं, घड़ियों की सुइयों का भी एक निश्चित आवर्त काल होता है। घड़ी की सेकंड वाली सुई एक समय में एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है? 60 मिनट में लगाती है। घंटे वाली सुई एक पूरा चक्कर कितने समय में लगा लेती है? 12 घंटे में लगा लेती है। तो इस तरह से घंटे वाली सुई का आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल 12 घंटे होता है। तो आवर्तकाल आप समझ चुके होंगे। आवर्तकाल क्या होता है? कोई गतिशील वस्तु एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लेती है वही उसका आवर्तकाल है। जैसे पृथ्वी एक पूरा चक्कर कितने समय में लगा लेती है? पृथ्वी एक पूरा चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड समथिंग में लगाती है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि पृथ्वी का एक पूरा आवर्तकाल अपने घूर्णन पे आवर्तकाल कितना होता है? लगभग 24 घंटे। 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है, ये सूर्य का जो चक्कर लगाती है पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर, ये कितने समय में लगाती है? तो आप जानते हैं पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? 365 दिनों में पूरा कर लेती है। इस तरह से कहा जा सकता है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ जो आवर्तकाल होता है ये 365 दिन का होता है। तो इसी तरह से आवर्तकाल, कोई भी गतिशील वस्तु एक पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लेती है वही उसका आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से शो करते हैं, कैपिटल टी से दर्शाते हैं। इसका मात्रक सेकेंड होता है, इसका मात्रक सेकेंड होता है और ये होता है। अच्छा, आवर्तकाल हम समझे तो आवर्तकाल के बाद गतियों में ही एक और राशि होती है, एक और भौतिक राशि होती है जो आवर्तकाल से ही संबंधित होती है और उसे भी जानना जरूरी होता है। उस भौतिक राशि का नाम आप जानते भी होंगे। तो अगली राशि क्या होती है? आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होती है? कोई भी
मतलब कोई भी राशि कंपन करने वाली कोई भी वस्तु 1 सेकंड में जितने कंपन करती है उसके कंपनों की संख्या को ही उसकी आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति क्या कहते हैं? कोई भी दोलन करने वाली वस्तु या कोई भी कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने दोलन करती है या जितने कंपन करती है उसकी संख्या को ही उसकी आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति को स्मॉल f से भी दर्शाते हैं, आवृत्ति को n से भी दर्शाया जाता है, और आवृत्ति को तरंगों के लिए जो तरंगे होती हैं तरंगों की आवृत्ति को हम न्यू से भी दर्शाते हैं, न्यू से भी दर्शाते हैं। इस तरह से आवृत्ति को 3 भौतिक राशियों से दर्शाया जाता है। और आवृत्ति का जो मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है, और सेकेंड इनवर्स भी होता है, सेकेंड माइनस भी कह सकते हैं, इनवर्स भी कहते हैं। तो ये सब आवृत्ति के मात्रक होते हैं, आवृत्ति। और कह सकते हैं एक बात और होता है, एक चीज और होती है कि कभी कभी पूछा जाता है आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध बताइए। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध बताइए। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध बताइए, ये कहा जाता है। तो आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है? आवृत्ति और आवर्तकाल में व्युत्क्रम का संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? व्युत्क्रम का संबंध होता है। मतलब ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। मतलब n बराबर 1/t होता है, मीन्स आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल या आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति, ऐसा होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखा, और आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। तरंगों की आवृत्ति, आवर्तकाल, दोलन गति, ये चीज था। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।